सबसे पहली बात निश्चय ही 1932 अभियान आधारित स्थानीय नीति का विधानसभा में पारित हो जाना, उस पर मुहर लग जाना झारखंड के लिए एक ऐतिहासिक और गौरवशाली दिन है। लेकिन साथ ही साथ झारखंड के लोगों को अति उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें भी बहुत सारी प्रक्रियाएं होंगी। हाँ, अभी तक की जो प्रक्रियाएं हुई उनमें जिन विधायकों का रोल रहा, विशेषकर सत्ता पक्ष का, सरकार में बैठे लोगों का, उनका आभार करते हैं। लेकिन साथ ही साथ झारखंड के लोगों को संदेश यह भी देंगे कि हम सदियों से इसी प्रकार चले गए हैं। हमारे राज्य को गठन करने में जो पीड़ाएं हमें हुई हैं उसका अंदाजा हमें है। इसीलिए चूंकि अभी संसद जाएगी, वहाँ इस बिल को पहले प्रेजेंट किया जाएगा, फिर डिस्कशन होगा, फिर अप्रूवल होगा। दोनों सदनों में इसी प्रकार का होगा। फिर राष्ट्रपति महोदय इसको अप्रूवल देंगे, फिर ये अनुसूची 9 में शामिल होकर ये सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन तब तक की जो प्रक्रियाएं हैं, इसीलिए अभी हमें अति उत्साहित न होकर अभी भी आंदोलन को जीवंत रखना है। अब विधायकों के साथ साथ हमें सांसदों को निशाने में लेना है, उन पर पॉलिटिकली प्रेशर बनाना है, उन पर जो लोकतंत्र का प्रेशर होता है उसे बनाने के लिए हमें अब उनके खिलाफ उन्हें एक रणनीति और एक गोलबंद बनकर रणनीति बनाकर उनके साथ वार्ता करनी होगी, उनको दबाव बनाना होगा, ताकि संसद में भी विधानसभा के तर्ज पर वह बिल पारित हो जाए और झारखंड में जो 2 दशकों से मांग चली आ रही है उसे पूर्ण विराम मिले और उसके आधार पर एक नियोजन नीति बन जाए, जिससे कि तृतीय और चतुर्थ वर्ग की जो नौकरियां नियोजन होंगे उनमें झारखंडियों को कम से कम 80 से 85% का लाभ मिले और फाइनली जिस मकसद के साथ इस राज्य का गठन हुआ था वह गठन पूरा होता हुआ। वर्तमान में जो राज्य सरकार इसे पारित करके नहीं अनुसूची 9 में डालने का प्रयास कर रही है, इसको लेकर आप नहीं देख रहे हैं कि हेमंत सोरेन गेंद कहीं न कहीं फेंकने का काम कर रही है? देखिए, एक बात तो सही है, इसमें आपका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। लेकिन एक तरह से आप कह सकते हैं सरकार का मास्टरमाइंड और ये का मास्टर स्ट्रोक इसलिए है क्योंकि अनुसूची 9 का मतलब ये सभी जानता है कि अनुसूचियां जो भारत की हैं, संविधान में 12 अनुसूचियां, वो अपरिवर्तनीय हैं। यानी वहाँ परिवर्तन आसानी से संशोधन परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार अभी 1985 की स्थायी नीति थी, आज 32 की बन जाती है। कल अगर कोई नई सरकार आती है वो 64 की बना सकती है और अगली सरकार 2000 की बना सकती है। लेकिन अगर 32 अनुसूची 9 में शामिल हो जाता है तो वो अपरिवर्तन रहेगी। हाँ, विस्थापन की बात कर रहे हैं जयराम जी के, विस्थापन के जो मुद्दे हैं, जो विस्थापन आज सिंदरी में देखने को मिल रहा है, विस्थापित वहाँ 4 मुआवजे लोग हैं, पर आज तो उन लोगों का ना विस्थापित जो कंपनियां जो नियमता बनती है ना विस्थापित को मिला है नियोजन मुआवजा और सुरक्षा जो शिक्षा की बात करते हैं वो आज तक नहीं मिल पाया। हर फिर पुनः पुली है और लोगों का आशा करें। ऐसे में आप जमीनी खतियानी लड़ाई लड़ते हैं, किस तरह इस आवाज को बुलंद करेंगे? निश्चय ही हमने सिंदरी के लोगों को, हम 2-3 बार गए हैं, हमने स्पष्ट कहा है कि आंदोलन आपका है, जमीनें आपकी छीनी गई है, दर्द आपको है, नेतृत्व आपको करना होगा। जरूरत पड़े हर घर से एक बच्चे को तिलक करके भेजिए आंदोलन के लिए और किसान आंदोलन के तर्ज पर हर के गेट पर खूंटा गाड़ के रहिए जब तक आपको अधिकार नहीं मिलता। लेकिन अगर आप नेता के भरोसे जाइएगा, किसी मसीहा के भरोसे जाइएगा, किसी हीरोइज्म के पीछे जाइएगा तो आंदोलन कभी भी 2-3 अटैची लेकर पीछे से भेज सकता है। इसलिए मैंने स्पष्ट लोग कहा है कि अब जब गांव के लोग एक साथ जमा होकर खड़ा हो जाएंगे, हमको बुलाइए। अगर उसमें प्राणों की आहुति होगी तो पहला प्राण हम देने का काम करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन ये मानना होगा अगर दुनिया शांति और समझौते से बात बनती कलम से तो लगता है तलवार निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो आज सिंदरी का इतिहास ले रहा है और वर्तमान परिस्थिति कह रही है कि उन्हें किसान आंदोलन के तर्ज पर थोड़ा सा अपना एक एक्टिविटी है। 22 साल हो गए झारखंड का सपना हो गए, जिस तरह से विकास झारखंड का होना चाहिए, क्या उस विकास आपको देखने को मिल रहा है? नहीं, निश्चय ही नहीं देखने को मिला है। बिल्कुल ही विकास से हम लोग अछूते हैं। 22 साल झारखंड का हुआ, झारखंड बना था। क्योंकि मेरे पिताजी झारखंड आंदोलन के शहीद है, मैं जानता हूँ कि झारखंड बनने का उद्देश्य क्या था। हम लोग का जो पिछड़ापन था, कहीं न कहीं हमारा जो शोषण था, उस समय झारखंड बनने के साथ साथ हम लोग महाजनी सामंतवादी इन प्रथाओं से भी लड़ रहे थे। तो कहीं न कहीं आज भी वो चीजें हावी है, आज देख सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सरकार के आंकड़े की ही बात करते हैं, गवर्नमेंट के आंकड़े कहते हैं कोरोना काल में 12 लाख मजदूर झारखंड आए। अब बताइए, अन्य राज्यों के लोग यहाँ मजदूरी करने आते हैं, मजदूरी करते करते कोई झरिया से विधायक बन जाता है, कोई बैरवा से विधायक बन जाता है और हमारे 12 लाख मजदूर बाहर में है। अरे कई लाख तो विदेशों में है। यानी स्पष्ट है 40% खनिज देने वाला झारखंड राज्य आज भी पिछड़ा है। और इसका कारण 2-3 महत्वपूर्ण कारण है। पहला कारण यहाँ के जो राजनेता है उनको उदासीनता, वो राज्य के प्रति सोच नहीं पाते हैं। देख ही सकते, कोई विधायक भी है, उनका बेटा 2 करोड़ का जमीन खरीद रहा है, उनको अपना बेटा बेटी नाता पोता प्यारा है। वर्तमान में जिस प्रकार से युवा राजनीतिक में उभर रहे हैं, चाहे गुजरात में बात करें हार्दिक पटेल और जिग्नेश मेवानी का, साथ ही साथ बिहार में कन्हैया कुमार की बात करें, झारखंड में आप उभर रहे हैं, क्या लग रहा है युवा का राजनीतिक में जिस प्रकार से पदार्पण हो रहा है, किस रूप में देखते हैं? देखिए, एक बात तो पहला बात, लोग ये एक मानसिकता बना के रखे हैं कि जो आंदोलनकारी हैं उनको राजनीति नहीं करना चाहिए। लोग कहते हैं कि भगत सिंह ने आंदोलन किया था, वे नेता नहीं बने। वही भूल हुई हमसे। जो लोग आंदोलनकारी थे,
जो लोग क्रांतिकारी थे उन्हें राजनीति की बात को संभालनी चाहिए थी। मेरा मत है। नेताजी बोस को भी, अशफाकुल्लाह खान को भी और भगत सिंह आजाद को भी भारत की कैबिनेट में आना चाहिए था। अगर वो आते तो 70 साल में भारत की इतिहास ये नहीं होती। तो पहली बात तो लोगों को ये नजरिया बदलना होगा कि ये लड़का लोग आंदोलन करने निकला है, ये लोग आंदोलन नहीं करेगा तो ठीक है, फिर हम लोग आंदोलन करके दे देंगे और फिर अंगूठा छाप लोग वहाँ विधायिका में बैठ के फिर हमारे राज्य को बेचता रहेगा। अगर हमसे दिक्कत है, हम सच बोलते हैं, हम फिर अपना किताब को भी कलम लेकर पहाड़ों में चले जाएंगे। लेकिन इस आंदोलन में कुछ चेहरों का आपको स्वीकार करना होगा, क्योंकि हम लोग एक बात मानना होगा, आज नेता का बेटा नेता बन रहा है, फिर आप चाहते हैं कि नेता का बेटा नेता नहीं बने, तो आंदोलन से जो चेहरे उपज कर सामने आए हैं उनको आपको सम्मान देना होगा, उनको समर्थन करना होगा, उनको पुशअप करना होगा। आप चुनाव में उतरेंगे इस बार 2024 में? देखिए, हमने शुरू में भी कहा है कि हम जनता के बन चुके हैं। आज हम इस महीना का स्टार्टिंग में बीमार थे, मुझे लगता है कुछ नेचुरल शक्ति हम में है, नहीं तो कोई शख्स 3 दिन कंटिन्यू पानी चढ़ा के कमर में पावरफुल विटामिन लेके सभा करने नहीं जाता। इतना कोई नहीं है, भारत के इतिहास में भी कोई ऐसा लीडर नहीं आया होगा जो 3 दिन इंजेक्शन भोगा के 3 दिन कंटिन्यू विटामिन का पानी चढ़ा के इस जवानी की अवस्था में वो मैंने सभा में गया है। तो हम अपना सारा चीज झोंक दिए है जनता के लिए। अगर जनता हमें बुलाती है तो हम आएंगे। जनता हमें अगर जंगलों में बुलाएगी हम जंगलों में जाएंगे। जनता अगर हमें भीड़ों में देखना चाहती है बंदूक लेके, हम वहाँ भी विराजमान। क्या लगता है अगले बार विधानसभा में जाइए क्या? स्वार्थ के लिए करते हैं, आपका क्या स्वार्थ है? मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। अगर स्वार्थ रहता, पहला बात तो आपको एकदम लॉजिकली समझिए। आप अगर नहीं समझते हैं तो हमारा फेसबुक पेज में लाइव आकर जब इस आंदोलन का 1 साल होगा हम पूरा कंप्लीट बता देंगे। कोई इंटेंशन था आंदोलन में आने का। मेरी माँ का तो कमर में 2 जगह फ्रैक्चर था, हमको बोकारो से फोन गया कि आपके पास अच्छा जानकारी है, आप अच्छे वक्ता हैं, अगर आप आएंगे तो आंदोलन को धार मिलेगा। हमने एक लाइन में कहा था कि हमको आंदोलन नहीं करना है भैया, माँ बीमार है, 10 तारीख को मेरा पीएचडी का एग्जाम है, हमको पीएचडी अभी पसंद है, आंदोलन करने वाले बहुत सारे हैं। लेकिन एकाएक क्या होता है, मेरा 10 तारीख का जो पीएचडी का एग्जाम था, और आपको ताजा उदाहरण देना चाहते हैं, यहाँ भी हमारा 17.5 को उदाहरण फीस को है पीएचडी के कारण। तो हमने कहा कि एग्जाम मेरा 10 को है, हम आंदोलन में भाग नहीं लेंगे। लेकिन एकाएक नियति भी चाहती थी कि इस बंदे को आंदोलन में लाना है। 10 तारीख को मेरा एग्जाम पोस्टपोन होता है, कैंसिल होता है, हम इस आंदोलन में आते हैं और 50 लड़कों के साथ पुतला दहन होता है। आज 50 लाख जनता हमारे साथ है, आने वाला दिन 5 करोड़ की हम आवाज बनेंगे। तो ऐसा हमने कभी नहीं चाहा था। आप फिर से रिपीट कीजिएगा, उन वीडियो को देखिएगा। हम लोग 50 लड़का थे, कोरोना का टाइम था, हम लोग गाइडलाइन से डर रहे थे, कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं था हमारे पास, सब पढ़ने वाले छात्र थे, सब कैरियर बनाने वाले छात्र थे, कंपटीशन में लगे छात्र थे, सब डर को सिर्फ 50 लड़का हम लोग गिन के गए थे निर्माण चौक। लेकिन सोशल मीडिया, धन्यवाद आपका भी, एक ऐसी क्रांति आई कि एक रात में जिस जन्म मातो को तो चाची के लोग जानते थे, पहला फंड हमको बांग्लादेश से आया मुस्तकीम रहमान का, और वो बोलता है कि भाषा की लड़ाई बिल्कुल सही है, पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों मुस्लिम कंट्री है, लेकिन हम लोग भाषा के आधार पर बांग्लादेश लिए हैं क्योंकि हमारे मुसलमान उर्दू नहीं बांग्ला जानते। आने वाले समय में नगर निगम का चुनाव है जयराम, किस रूप में देख रहे हैं और क्या आपके प्रत्याशी? देखिए, मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा, तमाम यही कहना चाहूंगा, नगर निगम के चुनाव में अगर खतियानी लोग, अगर कोई एक प्रत्याशी मजबूत रहेगा तो हम सामने जाएंगे। अगर 4 जगह खिचड़ी में बटेंगे तो हम वहाँ टांग नहीं अड़ाएंगे। क्योंकि बीजेपी सांसद जो है, देखिए, पहला बात बीजेपी के बारे में आपको स्टेटमेंट क्लियर जानिए। बीजेपी को राज्य के मुद्दों से कोई वास्ता नहीं है। आप देख सकते हैं 1932 को लेकर एक भी विधायक नहीं बोला। अरे छोड़िए, मैंने औरंगाबाद और हरियाणा वालों को छोड़िए और मैंने राजस्थान का समरी लाल को छोड़िए, कि झारखंड का जो लोग टाइगर बनता है, जो बीजेपी में संबंध है, उन लोग आज 1932 से बात नहीं कर पाया, क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो बड़ा बड़ा टाइगर के गले में फंदा डाल देती है। तो सब विधायक के लोग गले में खतियान जो मांग कर रहे हैं वो फिलिस्तीनी या बांग्लादेशी है। पहला बात तो हम स्पष्ट करना चाहेंगे, आज देश में एक ऐसा माहौल है कि अगर आप बीजेपी की विचारधारा से सहमत रखते हैं तो आप बहुत बड़े राष्ट्रवादी हैं, बहुत बड़े देशभक्त हैं। अगर आपकी विचारधारा भिन्न है तो आप पाकिस्तानी है, आप खालिस्तानी है, आप अलगाववादी है, आप नक्सलवादी है। तो पहला बात हम पूरे देश से पूछना चाहेंगे, क्या बीजेपी से पहले देश था कि नहीं? ये ठेका लेके रखे राष्ट्रवादी का, ठेका लेके रखी। ठीक है, अगर आप राष्ट्रवाद है तो पहला बात हम लोग लॉजिक देना शुरू करेंगे ना, तो आपका भगत लोग भी पेंट में आ जाएगा। क्या आ जाएगा कि अगर आप इतने ही बड़े राष्ट्रवाद हैं, आपके राष्ट्रवाद में किसान आते हैं कि नहीं आते हैं? अगर आते हैं किसान तो कृषि बिल क्यों लेकर आए थे? अगर किसानों के हित में लेके आए थे तो राष्ट्रपति का अध्यादेश 123 अनुच्छेद के तहत क्यों लेके आए थे? विधानसभा 3 सत्र संसद 3 टाइम चलती है, बजट सत्र, शीत सत्र, मानसून सत्र। कोई भी कानून 3 टाइम बनता है। चौथा कानून तभी बनता है जब देश में बहुत बड़ा इमरजेंसी होता है। कृषि कानून इमरजेंसी नहीं था। आपने राष्ट्रपति का मदद लिया है, 123 अनुच्छेद का सहारा लिया है कृषि कानून के लिए। उतना छोड़िए, अभी आपका बनारस से लेके कलकत्ता वो सड़क पार होगा, उसे ग्रीन कॉरिडोर के नाम से जाना जाएगा। बीजेपी वालों भक्तों को संदेश होगा, जो किसान के बेटे बीजेपी में गुण गा रहे हैं।
वहाँ 1 किलोमीटर दाएं 1 किलोमीटर बाएं सड़क के माध्यम से जमीन लिया जाएगा। उसमें अडानी साहब का ग्रीन कॉरिडोर बनेगा। 1 किलोमीटर जमीन समझ रहे हैं, पूरा बनारस से कोलकाता, समझ रहे क्या हाल होगा। जो स्टार्टिंग में जमीन है तो उसको 30 डिसमिल मिलेगा। जैसे जैसे वो किलोमीटर भीतर घुसेगा आपको 500 रुपया डिसमिल आपका जमीन लिया जाएगा। तो किस ख्वाब में आप हैं? इसीलिए आज लड़ाई किसानों की लड़ाई है। आज सत्ता नहीं, व्यवस्था में परिवर्तन कीजिए।